आज का वीडियो बहुत सिंपल सा है। एक सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब देने की कोशिश वीडियो के एंड में करूंगा, मगर उससे पहले मेरे साथ आपको एक जर्नी पर चलना पड़ेगा। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे पहली बार चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तब से लेकर अभी तक और इसके आगे उनकी क्या स्ट्रेटजीज हैं, ये स्ट्रेटेजिक मूव्स उनको देश का पीएम बनाने में कितनी मदद कर सकती हैं और इवेंचुअली क्या वो देश के पीएम बन सकते हैं, इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें भाई, शिफ्ट के बारे में बात करें तो एक टेक्टोनिक शिफ्ट आपको दिखाई देता है। ये शिफ्ट है जब 2015-16 में अरविंद केजरीवाल का वीडियो आ रहा था, जहां पर वो कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री साइकोपैथ हैं, लायर हैं। होम मिनिस्ट्री हमारी हेडमास्टर है। नरेंद्र मोदी जी समझ लें, मैं राहुल गांधी नहीं हूं। और अभी वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने कोविड से लड़ने में हमें बहुत मदद करी। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक शिफ्ट है जहां पर पहले उमर खालिद और कन्हैया कुमार के साथ आम आदमी पार्टी का नाम जोड़कर देखा जाता था। कहा जाता था कि दिल्ली पुलिस को रिक्वायर्ड परमिशन इसलिए नहीं दे रहे हैं जो इनकी तरफ से आनी थी, क्योंकि वो इस केस को डिले कर सकें, और ये परमिशन 2020 में इन्होंने ग्रांट कर दी। और 2020 और 19 में एक और चेंज हुआ। शाहीन बाग का जब बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, तब कहा गया कि आम आदमी पार्टी उन्हें विजिबली सपोर्ट नहीं कर रही है। अरविंद केजरीवाल एक भी बार वहां पर विजिट नहीं कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल कहां विजिट कर रहे थे? हनुमान मंदिर में। वो हिंदू धर्म की बात कर रहे थे। और अभी लेटेस्ट आप उनका स्टेटमेंट देखिए, उत्तराखंड को वो विश्व में हिंदुओं की एक पिलग्रिमेज का कैपिटल बनाने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए। ये कहां से इतना बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके क्या इंप्लीकेशन है, इन्हीं 3 एस्पेक्ट पर इस वीडियो में बात होगी। अगर जवाहरलाल नेहरू जी बीएचईएल की जगह एक मंदिर बना देते, क्या इस देश की प्रगति हो सकती थी? होम मिनिस्ट्री हमारी हेडमास्टर है क्या? एलजी हमारे हेडमास्टर है क्या? हम बच्चे हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी समझ लें, मैं राहुल गांधी नहीं हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये टेक्टोनिक शिफ्ट क्या है, यानी कि स्ट्रेटजी क्या है इनकी, और इस स्ट्रेटजी के भी अंदर आपको 3 pronged अप्रोच दिखाई देगी। इस अप्रोच का पहला एस्पेक्ट है आम आदमी पार्टी की ओवरऑल इमेज। आम आदमी पार्टी की ओवरऑल इमेज एक प्रोग्रेसिव पार्टी की इमेज की तरह प्रोजेक्ट की जाती है। ये कहते हैं हमें एजुकेशन और हेल्थ केयर पर बहुत मतलब है, हमें बाकी किसी धर्म और जाति और इन सारी उलझनों में नहीं पड़ना है। स्कूलों के अंदर जिस तरह की शिक्षा क्रांति दिल्ली के अंदर आई है, ये देश के लिए नहीं दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। और इसी तरह से वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हुए अभी तक दिल्ली में 2 बार जीते भी हैं, और इसी तरह से अर्बन यूथ के बीच में उनकी इमेज बनी हुई है। मगर अरविंद केजरीवाल को बहुत जल्दी ये समझ में आ गया शायद कि दिल्ली के अंदर जीतना तो आसान है, मगर दिल्ली से बाहर निकलने के लिए उन्हें अपनी इमेज में थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। और यहीं पर इनकी स्ट्रेटजी का दूसरा एस्पेक्ट आता है। वो खुद को एक रिलीजियस पर्सन की तरह दिखा रहे हैं। 2020 में जब लॉकडाउन के बीच में दिवाली हुई, तो उन्होंने एक मंदिर में बैठकर लाइव टेलीकास्ट करा, खूब पैसे खर्च करे और दिवाली के पूजन को टीवी पर दिखाया। और अभी आप ये उत्तराखंड का स्टेटमेंट देखिए, दिल्ली चुनाव के दौरान इनके हनुमान जी के मंदिर की विजिट देखिए, या इनके विधायकों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ कराए जाने के जो इनिशिएटिव है उनको देखिए। ये दिखाई देता है कि पर्सनल तौर पर केजरीवाल अपनी इमेज इस तरह से दिखाते हैं कि वो पार्टी भले बहुत प्रोग्रेसिव हो, बट वो डीप डाउन बहुत रिलीजियस हैं, और खासकर हिंदू धर्म की बात करते हुए वो बार बार दिखाई देते हैं। उनकी स्ट्रेटजी का तीसरा और बहुत अहम पार्ट आता है, वो है माइनॉरिटी अपीसमेंट। देखिए, अरविंद केजरीवाल डायरेक्टली कभी शाहीन बाग नहीं गए। अरविंद केजरीवाल ने डायरेक्टली सीएए प्रोटेस्ट को विजिबली सड़कों पर सपोर्ट नहीं करा, मगर इनके बहुत अहम विधायक अमानतुल्लाह खां मोस्टली हर प्रोटेस्ट में अवेलेबल थे। कई बार उन्होंने स्टेजेस शेयर करे और वो शाहीन बाग तक में भी पहुंचे। और इसके अलावा अगर आप देखें, आम आदमी पार्टी ने ही दिल्ली के अंदर एक हज हाउस बनाने की बात कही है, और इन्होंने दिल्ली के अंदर मौलानाओं की सैलरीज को भी इंक्रीमेंट करा था। तो आम आदमी पार्टी ओवरऑल अगर आप देखें तो इस 3 pronged अप्रोच पर चल रही है। लार्जर जो अर्बन यूथ के बीच में इमेज है वो ये है कि हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है, हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना, हम प्रोग्रेसिव हैं। अरविंद केजरीवाल की खुद की इमेज एक हिंदू लीडर के तौर पर वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा कि उनके पार्टी के अंदर ही उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ फ्रैक्शंस बना रखे हैं, जो माइनॉरिटी अपीसमेंट का काम भी खूब धूमधाम से देख रहे हैं। तो ये है इनकी स्ट्रेटजी कि वो क्या कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका पहला पॉइंट है कि अरविंद केजरीवाल अंडरस्टैंड्स मिडिलमैन लाइक नो अदर पॉलिटिशियन। देश का मिडिलमैन क्या चाहता है?
वो बहुत थ्रिफ्टी है, वो बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं करता, वो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल का पूरा गेटअप उसी से मिलता जुलता है। अरे भाई, पार्टी के नाम में आम आदमी है। और अरविंद केजरीवाल चप्पलों में देखे जा सकते हैं, मफलर पहनते हुए देखे जा सकते हैं, शर्ट पैंट भी पहनते हैं, बहुत साधारण सा दिखता है। और दूसरी बात जो देश के मिडिल क्लास में बहुत खास है, खासकर उत्तर प्रदेश और काऊ बेल्ट के रीजन में अगर आप देखें, कि लोग बहुत डीपली रिलीजियस हैं। वो भले रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स करें ना करें, मगर वो उनकी सेंटिमेंट बहुत रिलीजियस है। और उस सेंटिमेंट को जो भी सहला देता है, वही पार्टी इस पूरे के पूरे बेल्ट में एक प्रोमिनेंट फेस की तरह उभर कर आती है। भारतीय जनता पार्टी ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी और अब लगता है आम आदमी पार्टी ने इस बात को समझ लिया है। और मेरा दूसरा पॉइंट इसी बात से रिलेटेड है। काऊ बेल्ट में एक्सपेंशन आम आदमी पार्टी के एग्जिस्टेंस के लिए और रेलेवेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, इफ़ यू आर एन आम आदमी पार्टी, राइट, अब 2015-16 में जब आप इलेक्शन दिल्ली में जीत जाते हो तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे कि आप अपना जो इमेज है वो दिल्ली से बाहर निकाल कर एक नेशनल पार्टी के रूप में बनाओ। तो आप गोवा जाओगे, आप गुजरात जाओगे, आप पंजाब जाओगे, आप हर जगह हाथ मारने की कोशिश करोगे। कई जगह आप फेल होगे, बट पंजाब में आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन जाओगे, जैसा कि इनके साथ हुआ, और बाकी सब जगह फेल हो गए। अब इनका यही फेज दोबारा लौट रहा है। 2020 में ये दिल्ली में जीत चुके हैं और अगले 5 साल इन्हें पता है कि अब इन्हें एक्सपेंशन पर जोर देना है। और इस बार इनकी एक्सपेंशन की नज़रें यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और इधर पूरा नॉर्दर्न जो रीजन है उस पर टिकी हुई हैं। और इस पूरे के पूरे रीजन में एक्सपैंड करने के लिए इन्हें सबसे बड़े 2 फोर्सेस से निपटना पड़ रहा है। पहला है बीजेपी, जिसके लिए इन्हें हिंदू वोटर्स को अपने साइड करना है, और उसका सारा का सारा काम केजरीवाल ने अपने जिम्मे लेता हुआ दिखाई देता है कि भाई उत्तराखंड में वो पिलग्रिमेज की एकदम कैपिटल बनाएंगे। राम जन्मभूमि में जब मंदिर बन रहा है तो वो कह रहे हैं मुझे इन्वाइट नहीं करा गया, बट मैं बहुत खुश हूँ, विच इज़ वेरी कॉन्ट्रोडिक्टरी टू वॉट 1 ईयर और 2 ईयर अगो ये लोग कह रहे थे कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। बट ये टोन में शिफ्ट है। और दूसरा, माइनॉरिटी अपीजमेंट का काम, जो कि इनके ही पार्टी के कुछ लीडर्स, कुछ सेक्शंस देख रहे हैं, ताकि उसके थ्रू ये बाकी ऑपोजिशन पार्टीज के भी वोटर्स को अपनी साइड मिला सकें। तो केजरीवाल दोनों ही साइड के वोटर्स को थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ इकट्ठा करके एक रेलेवेंस लैडर में ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं। उनका एम जीतना नहीं है, बट उनका एम इतना ज़्यादा ऊपर जाना है कि उनका एग्जिस्टेंस ये माना जाने लगे कि दिल्ली के बाहर भी इनकी प्रेजेंस ठीक ठाक हो चुकी है। तीसरी बात, आखिर इस सब के पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, अगर आपको कभी भी देश में प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपको नॉर्दर्न रीजन में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी, क्योंकि सदर्न जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर तो आपको कोलैबोरेशन के थ्रू, आपको दूसरी पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर ही एक्सपैंड करना होगा। बीजेपी भी सदर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा कुछ अपने बल पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, अनलेस उन्होंने किसी दूसरी पार्टीज के साथ कोलैबोरेट कराओ। आम आदमी पार्टी भी वो कर सकती है, बट उन्हें नॉर्दर्न रीजन में बहुत स्ट्रांग होल्ड बनाना होगा अगर उन्हें कभी भी प्राइम मिनिस्टर का सपना देखना है। और इसी के लिए वो इन सारे स्टेट्स में अपनी पकड़ बना रहे हैं। और बिलीव मी, 2024 के इलेक्शन के जस्ट पहले जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और ये सारे इलेक्शन होंगे, इसमें भी अरविंद केजरीवाल इतनी ही तन्मयता से प्रचार करते हुए देखे जाएंगे। तीसरा सवाल आता है कि डज दिस वर्क? देखो, अगर आप ट्विटर जनता से पूछोगे तो वो लोग कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल की ये स्ट्रेटजी बिल्कुल फेल है। पहले वो कुछ और थे, अब कुछ और हो गए, उन्होंने हमें धोखा दिया है। खासकर वो लोग जो आम आदमी पार्टी को बहुत सपोर्ट करते थे। मगर आम आदमी पार्टी का स्वभाव है धोखा देना, और उसका रीज़न है कि वो बार बार यू टर्न लेकर अपने आप को ही रीइन्वेंट करते रहते हैं। और आपको अगर पॉलिटिकल लैंडस्केप में रेलेवेंस में बने रहना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जितनी भी कोर टीम थी, सारी उन्हें छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ भी बहुत सारे यू टर्न्स करे। उस कोर टीम के सपोर्ट बेस में जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हुए जो लोगों का उल्लास उठा था, वो भी काफ़ी हद तक ठंडा पड़ चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो शुरू हुई थी उससे अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। और ये लगातार रीइन्वेंट कर करके दिल्ली में 2 बार सक्सेस का रस चख चुके हैं। तो इन्हें पता है कि जो ये काम कर रहे हैं दैट वर्क्स, और वो उसी काम को आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं। तो ट्विटर जनता की इन्हें वैसे भी परवाह नहीं है। इन्हें परवाह है 3 तरह की टारगेट ऑडियंस की। पहला टारगेट ऑडियंस है अर्बन यूथ, जो हो सकता है कभी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने ना जाए, हो सकता है कभी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को ना पढ़ाए, मगर वो कहानियाँ सुनता है एक सरकारी अस्पताल के पहले जर्जर होने से लेकर अब एकदम स्वैंकी नए बेड्स के साथ में, एक सरकारी स्कूल के पुराने तरीकों से लेकर अब एकदम नई डेस्क और बेंच को। और वो जो बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ और कहानी वो सुनता है, उसका इम्पैक्ट उसके जहन में कहीं ना कहीं तो होता ही है।
दूसरी टारगेट ऑडियंस है मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास के दोनों पेन पॉइंट को अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला पेन पॉइंट है कि भाई हमारे खर्चे कम हो, तो उसके ले लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी पर आप छूट ले लीजिए, आपको फ्री में मिल जाएगी। आप पानी फ्री में ले लीजिए, आपके लिए वो भी फ्री हो गया, है ना। और दूसरी चीज़ है कि हमारे रिलीजियस फीलिंग्स को भी कोई सहलाता रहे, और उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल पूरे एफर्ट कर रहे हैं कि भाई दिवाली की पूजा हम आपको लाइव दिखाएंगे, मैं खुद हनुमान जी के टेम्पल में जाऊँगा। और यूपी में तो भाई रामलला का मंदिर बीजेपी ने बनवा दिया, बट उत्तराखंड को मैं राजधानी बनाऊंगा, पूरे विश्व के हिंदुओं की पिलग्रिमेज की राजधानी। और इस तरह की बातों से वो उनकी रिलीजियस फीलिंग्स को भी सहलाते रहते हैं। तीसरा टारगेट ग्रुप है माइनॉरिटीज़, जो कि इनके ऑपोजिशन लीडर्स के वोट हो सकते हैं, और उसको भी अपीज करने के लिए वो तरह तरह की स्कीम उन्होंने जो दिल्ली में चलाई है, वो मॉडल बाकी लोग भी देख रहे हैं कि भाई हम कहीं और पर भी आएंगे तो वो मॉडल भी हम चलाते रहेंगे। अब हमने देख लिया कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और किस टारगेट ऑडियंस को वो अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सवाल ये बनता है कि क्या वो इस बात में सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखिए, ये कई बातों पर डिपेंड करता है। पहला, 2022 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी कैसा परफॉर्म करती है। कि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो उत्तराखंड और यूपी में जीत जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, बट क्या वो 3rd नंबर पर आ सकते हैं, क्या वो 4th नंबर पर आ सकते हैं, क्या वो कुछ अपना एग्जिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर पंजाब की बात करें, वहाँ पर वो ऑलरेडी 2nd नंबर पर हैं। अब वहाँ पर जो 1st नंबर पर बैठे हैं कांग्रेस, वो अपनी ही जड़ों में मट्ठा डालते हुए वहाँ पर अपनी ही नुकसान करवा रहे हैं। बीजेपी का एग्जिस्टेंस पंजाब में काफ़ी कम हो चुका है। वो जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ और इतना सारा कुछ हुआ उसकी वजह से, और उनके जो साथ के सहयोगी दल भी उनके साथ छोड़ने की वजह से बीजेपी को काफ़ी लॉस हुआ है। तो क्या इन सारे लॉसेस को हापर करके आम आदमी पार्टी पंजाब में कुछ कर सकती है? अगर इन इलेक्शन में 2022 में कैसा परफॉर्म करते हैं, ये डिक्टेट करेगा कि 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जब बड़े बड़े स्टेट्स के इलेक्शन होंगे, वहाँ पर इनकी पार्टी कितने फोर्स से अपना प्रचार कर पाएगी। और उस प्रचार के बाद ये डिपेंड करेगा कि 2024 में ऑपोजिशन का लैंडस्केप कैसा बनता है। देखिए, 2024 में अरविंद केजरीवाल नहीं बनेंगे पीएम, ये बात तो सारे लोग जानते हैं। मगर उसके आगे आने वाले 5 सालों में ऑपोजिशन अपने आप को किस तरह से स्ट्रक्चर करेगा, इसका डिस्कशन भी अभी से होने लगा है। कई लोग ये कहते हैं ऑपोजिशन के पास चेहरा नहीं है, मगर प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम है कि ऑपोजिशन के पास कई सारे चेहरे हैं। अगर वो सारे लोग किसी एक बैनर के अंदर आ सकते थे, वो था कांग्रेस, और कांग्रेस के पास सच में चेहरा नहीं है। तो अब जो बाकी पार्टीज हैं, वो हर पार्टी का हर लीडर अपने आप को फ्यूचर पीएम देखता है। ममता बनर्जी खुद को फ्यूचर पीएम मानती होंगी, सपा के लीडर अखिलेश यादव अपने आप को फ्यूचर पीएम मानते होंगे, तो अरविंद केजरीवाल भी अपने आप को फ्यूचर पीएम मान सकते हैं। 2019 में जब बीजेपी के पास पॉसिबली एक लीडरशिप क्राइसिस क्रिएट हो, जब पीएम मोदी की उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी हो कि वो दोबारा से पीएम कैंडिडेट ना बन सके, तब इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल उस समय की ऑपोजिशन को अपने पीछे इस तरह से रैली करवा सकते हैं दैट आई एंड ओनली आई कैन बीट बीजेपी व्हेन दे आर सॉर्ट ऑफ डाउन, व्हेन दे हैव अ लीडरशिप क्राइसिस। और उस बात पर डिपेंड करेगा इस सवाल का आंसर कि कैन अरविंद केजरीवाल बी आवर नेक्स्ट पीएम। तो इसका शॉर्ट आंसर है विल हैव टू वेट फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना, शेयर कर देना, और अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स, जो भी आपको समझ में आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आई सी यू सून विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए आप हमारा पॉडकास्ट, न्यूज़लेटर, सोशल मीडिया लिंक सारा कुछ चेकआउट करो। एवरीथिंग इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू सून इन नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।